मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। आज मैंने कुछ सुनने के लिए कहा था आपसे। हाँ, ढाई द्वीप के अकृत्रिम जिनालय, ये कहा था ना मैंने आज सुनने को, याद है कि नहीं आप लोगों को? चलिए पारुल बताइए, ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? कैसे? थोड़ा सा और पहले। जैसे पहाड़ों पे कहाँ वो बताने पूरे हाँ, जम्बूद्वीप कितने हैं? जम्बूद्वीप के बता दीजिए, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं कुलाचल संबंधी 6, फिर गैस्टन संबंधी 4, विचार संबंधी 34 और मेरू संबंधी 16। इस तरह से पूरे हो गए टोटल। हुई है मैं कहाँ हुए? अभी कम रह गए, पूरे नहीं हुए। कुलाचल संबंधी 16, वो वक्षार संबंधी 16। हाँ, और रह गए अभी। इसलिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक दी थी कि वो नक्शे के हिसाब से नंबर से चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। नक्शे को ध्यान करके नंबर से चलें, नहीं तो फिर क्या भूल रहे हैं पता नहीं चलेगा। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। हाँ, सुधा जी बोलिए। आपका फेस इतना सा दिख रहा है, थोड़ा आपका मोबाइल ठीक करिए तो आपकी शक्ल अच्छे से दिख जाए। हाँ, मेरे तो संबंधी 16, फिर जम्बू वृक्ष शालवारी वृक्ष का 2, फिर उसके बाद दंडल पर्वत संबंधी 4, फिर विज्ञान संबंधी 34 और वक्षात संबंधी 16, फिर 6 कुलाचल समेत। हाँ, बाकी है कितने हो गए ये सब कितने हो गए? क्या हुआ? आवाज आ रही है आपको? 78। हाँ, 78। हाँ, अब ढाई द्वीप में 78 हो गए। हाँ, ढाई द्वीप में विजय मेनू संबंधी 78, फिर उसके बाद अक्कल मेनू संबंधी 78, फिर अक्कल मंदर मेनू संबंधी 78 और एक मेनू था ना, नाम याद नहीं आ रहा, विद्युत माली संबंधी 78। हाँ, और 4 ईश्वरकर पर्वत और 4 अपना उसका मानुषोत्तर पर्वत का। हाँ, तो ये सब कितने हो गए ढाई द्वीप में? 3
398। बढ़िया बढ़िया। और कौन बता रहे हैं? भारती आंटी बोलिए। हाँ मतलब 78 है जम्बूद्वीप पे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे धारकी खंड और पुष्करार्थ पे। आपको 78 पूरा इंडिविजुअल बताओ। हाँ अच्छा, तो 16 तो इसके सुमेरु के, और उसके बाद में 34 बक्शा, 34 विजया, 2 जम्बूद्वीप, जम्बू ब्रिज और शांति ब्रिज, और 4 कस्टम, 6 कुलाचल, और मेरे ख्याल से बोली छुट्टियां कुछ हो गए पूरे। मेरे सब सारे हो जाए। हाँ 34, 68, 70 हो गए ना। हाँ आगे आगे वो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 पुष्करार्थ की और 2 धारकी खंड की। पुष्कर द्वीप बोलते हैं कि पुष्करार्थ द्वीप बोलते हैं? जब ढाई द्वीप की चर्चा करेंगे तो पुष्करार्थ बोलेंगे, और जब असंख्या द्वीप समुद्रों की बात करेंगे, नंदीश्वर द्वीप की चर्चा करेंगे तो पुष्कर द्वीप बोल देंगे। ढाई द्वीप में वो आधा ही है, इसलिए पुष्करार्थ कहेंगे। पुष्करार्थ में 2 हिस्से के 78, 78 और धारकी खंड में 2 हिस्से के 78, 78 तो जब 3 to 5 करेंगे उसके बाद में 4 ईश्वरकाल पर्वत और 4 मानशंकर पर्वत, तो इसके हो गए 390। बढ़िया। ईश्वाकार पर्वत कहाँ पर है? ईश्वाकार पर्वत कहाँ पर है? बेला जी। धारकी खंड और पुष्करार्थ। हाँ, और कहाँ पर है? थोड़ा सा लोकेशन बताएंगे? दिशा बता दीजिए, कहाँ है? जम्बूद्वीप के उत्तर और साउथ। हाँ हाँ, धारकी खंड और पुष्करार्थ दोनों में ही उत्तर और दक्षिण में कैसे फैले हुए हैं? हाँ हाँ, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण ही लंबे वो फैले हुए हैं। और 2 ईश्वाकार, यानी एक ईश्वाकार है धारकी खंड के उत्तर में और एक ईश्वाकार है धारकी खंड के दक्षिण में। ऐसे ही एक पुष्करार्थ के उत्तर में और एक पुष्करार्थ के दक्षिण में। इस तरह से 4 ईश्वाकार हैं। बढ़िया। चलिए आज हम नंदीश्वर की रचना समझ लें। नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा है? सबने निकाल लिया कि नहीं अपना अपना, जिनको भी समझ में नहीं आया था? नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है और पहले द्वीप से अगला समुद्र दुगना विस्तार वाला, समुद्र से फिर अगला द्वीप दुगने विस्तार वाला, ऐसे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तो नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचेंगे 8वें द्वीप तक, तो बीच में कितनी चीजें आ जाएगी? 8वां द्वीप है यानी 15 टोटल बीच में चीजें आ गई है। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे करते करते ये नंदीश्वर द्वीप 15वें नंबर पे पहुंचता है। तो कल हमने कैलकुलेशन निकाली थी सारी कि 163 करोड़ 84 लाख योजन उसका एक साइड में विस्तार है, वो नंदीश्वर द्वीप है। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है जो कल अपन ने कैलकुलेशन की थी उसमें? रश्मि जी क्या पूछना है आपको, बोलिए। एक बार ये दत्तवर द्वीप का 1024 आ रहा है। हाँ, और दत्तवर समुद्र का 2048। हाँ, उसके बाद ईश्वरकर द्वीप का, और ये बताइए 2 वाले बस 7 बार 8 बार। इसको 2 से गुणा करना है, थोड़ी सी हमको गणित करनी है। जो 2048 आया उसको 2 से गुणा करना है, या फिर 2048 को एक बार और लिख के प्लस कर देना है 2 से, तो वो आ जाएगा 4096। और फिर 4096 को वापस से 2 से गुणा करना है तो वो आ जाएगा 8192। हाँ ठीक है, हाँ
और फिर 8192 को वापस से 2 से गुणा करना है, तो आ जाएगा ये, यानी ऐसे अपन पढ़ेंगे 16,384 दिख रहा है, लेकिन वो फिर टोटल पूरा पढ़ेंगे तो 163 करोड़ 84 लाख इतना वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ चमेली आंटी बोलिए। ठीक है। हाँ, और ये प्रत्यक्ष जैन आपका हाथ खड़ा था अभी। चलिए, नहीं है कोई। मोटा मोटा अभी बताया था ना, जैसे जम्बूद्वीप में। हाँ हाँ बोलिए वर्षा भाभी। ठीक है, देखिए ना समझने जैसे ऐसी कोई विशेष बात नहीं। अपन ने सूत्र पढ़ा है तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, नहीं वो तो वर्षा है, पर वो जम्बूद्वीप लवणोदादय जो है द्वीप समुद्र, एक द्वीप को घेरे हुए दूसरा समुद्र, फिर उस समुद्र को घेरे हुए दूसरा द्वीप, फिर उस द्वीप को घेरे हुए दूसरा समुद्र, इस तरह से मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र हैं। तो जो सबसे पहला द्वीप है, उस द्वीप से उसके बाद वाला समुद्र वो दुगने विस्तार वाला है, फिर उस समुद्र से उसके आगे वाला जो द्वीप है वो दुगने विस्तार वाला है। ऐसा दुगना दुगना करना है और हमको पहुंचना है नंदीश्वर तक। तो नंदीश्वर द्वीप कौन सा है, देखिए ये पहला जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धावकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र। तो ये 1 का, ये 2 का, ये 4 का, ये 8 का जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धावकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, फिर ये पुष्कर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर इसके बाद में क्या नाम है, वारुणीवर, चौथा द्वीप, और ये चौथा समुद्र, फिर 5वां द्वीप और 5वां समुद्र। तो अपने बोर्ड पे जगह नहीं है आगे, ये इस तरह से बनाना है। ये वो कल अपन ने सीधा सीधा इसीलिए लिखा था कि बोर्ड पे वो पूरा बनेगा नहीं अपने को। ये एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, दुगने दुगने विस्तार वाले करने हैं। हमें तो इतनी छोटी छोटी लाइनें बोर्ड पे नहीं बन रही। अगर हम वास्तव में दुगना दुगना करके बनाएंगे तो अपने पूरे घर में जगह कम पड़ जाएगी। एक्चुअल में हम उसकी 1 सेंटीमीटर, मैंने बताया था आपको, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लेके भी अपन बनाते हैं, तो वो दुगना दुगना करते हैं तो कितना बड़ा हो जाएगा, 8वें द्वीप तक पहुंचेंगे तो ऐसे करके ये 5वां हुआ, फिर छठा द्वीप, छठा समुद्र, 7वां द्वीप, 7वां समुद्र, फिर 8वां द्वीप। तो ऐसा दुगना दुगना करके ये हमने विस्तार निकाला है कि नंदीश्वर द्वीप का विस्तार यानी एक साइड में फैला वो कितना है। जैसे हमने धावकी खंड का देखा, धावकी खंड का कितना है, ये 4 लाख योजन है। फिर पुष्करार्ध का कितना है, पुष्करार्ध का आधा है क्योंकि इसलिए 8 लाख योजन है। पूरे पुष्कर द्वीप का 16 लाख योजन है। तो ये केवल कल हमने विस्तार देखा था कि उसका विस्तार कितना है। अब रचनाएं क्या है, वो रचनाएं तो अब आज देखेंगे हम। ठीक है, क्लियर है ये अब? देखिए ये नंदीश्वर द्वीप है, इसी में देख लेते हैं पहले। वैसे बहुत लोगों ने, आप लोगों ने रचनाएं देखी होगी, मंदिरों में बनी हुई होती हैं। ये देखिए, समझ लीजिए नंदीश्वर द्वीप है, ये बीच में और 7 द्वीप और समुद्र हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ये यहाँ पर बीच में 7 द्वीप समुद्र हैं और ये पूरा नंदीश्वर द्वीप है। इस नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में एक एक बीच में पर्वत है, गोलाकार है, जैसे ढोलक गोल होती है ऐसे गोलाकार एक एक पर्वत है। और ये पर्वत है काले रंग के पर्वत हैं और इनके नाम है क्योंकि काला रंग है।
काला रंग है इसलिए इनका नाम है अंजनगिरी। अंजन बोलते हैं काजल को, काजल होता है काला, तो उसके नाम पे ये नाम है इनके अंजनगिरी। और ये 4 अंजनगिरी हैं, हर दिशा में एक एक अंजनगिरी है। 84,000 योजन ही ऊंचे हैं और 84,000 योजन ही इनका विस्तार है। जो पर्वत जितने ऊंचे हैं उतने ही विस्तार वाले हैं। गोलाकार है, नीचे से ऊपर तक एक समान गोलाकार है और 84,000 योजन हाइट है इनकी। हाँ भारती आंटी बोलिए। नहीं, वो केवल 2.5 द्वीप की रचना में ऐसा था, आगे के द्वीपों में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के द्वीपों में देखिए 2.5 द्वीप के बाहर जो भी द्वीप और समुद्र हैं, वहां सब तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमियां हैं। यानी अभी हमने देखा आगे पुष्करार्थ के बाद आगे वाला आधा पुष्कर द्वीप, उसके बाद में पुष्करवत समुद्र, फिर उसके बाद वारुणवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, ये जो सारे आगे द्वीप हैं, और नंदीश्वर द्वीप भी, यहाँ सब तिर्यंच रहते हैं। और कौन से तिर्यंच रहते हैं? सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच रहते हैं। एक इंद्रियों के लिए अलग से नहीं कहते हैं। एक इंद्रिय तो पूरे 3 लोक में सब जगह ही है, तो कहीं अलग से ऐसे नहीं बताते कि यहाँ एक इंद्रिय रहते हैं, वो तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ बाकी के पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में 2.5 द्वीप को छोड़कर, एक मिनट, हाँ अब समझ गई, ठीक। फिर से बोलती हूँ, आप भी यही कह रहे थे मधु जी, हैंड रेस किया आपने, आवाज के लिए कह रहे थे। फिर से बोलती हूँ, 2.5 द्वीप को छोड़कर, कुछ पूछना है आपको मधु जी? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अपना लोअर हैंड कर लीजिए, आपको पूछना नहीं है तो। चलिए, 2.5 द्वीप को छोड़कर अन्य जो भी बाकी के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, आधा बचा हुआ पुष्कर द्वीप और उसके बाद के आगे के असंख्यात द्वीप समुद्र, सब जगह तिर्यंच रहते हैं, सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच। और मैंने ये कहा कि एक इंद्रियों को अलग से नहीं कहना पड़ता। फिर आप पूछेंगे सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच रहते हैं तो एक इंद्रिय रहते हैं कि नहीं रहते? एक इंद्रिय पूरे लोक में सब जगह रहते हैं। 5 ही प्रकार के जो स्थावर हैं, वो सूक्ष्म स्थावर भी, बादर भी, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, दोनों ही टाइप के एक इंद्रिय पूरे लोक में सब जगह रहते हैं। सब जगह रहते हैं मतलब जो जहां रह सकता है वो वहां रहते हैं। सूक्ष्म तो सब जगह है ही और बाकी की जगहों पर बादर भी हैं। तो एक इंद्रियों के लिए हम अलग से नहीं कहते कभी भी। जब भी बताएंगे वहां कौन रहते हैं, तो वहां मुख्य रूप से 4 गतियों में ये जो पंचेंद्रिय यानी देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य, इनकी अपेक्षा से कहते हैं। एक इंद्रियों को अलग से ऐसा नहीं गिनाते हैं। तो आगे के जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहां मनुष्य नहीं है, तो तिर्यंच रहते हैं, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच। और उन तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि की स्थिति वहां पर है, यानी भोग भूमियां हैं। पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में भोग भूमियां हैं और वहां जघन्य भोग भूमि वाली जो कंडीशंस हैं, यानी उतनी हाइट, उतनी आयु, उतने दिन में आहार, वो सारी बातें वहां पर होती हैं। और ये सब भी हमेशा शाश्वत वहां भोग भूमियां बनी रहती हैं। इसके अलावा जो वेंतर देव हैं और भवनवासी देव हैं, उनके भी निवास स्थान पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में जगह जगह पर हैं। तो इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में तिर्यंच रहते हैं
और व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं। ये तो बाकी की हुई। अब यहाँ नंदीश्वर द्वीप भी क्योंकि उन असंख्यातों में से ही है, इसलिए यहाँ पर भी वही जघन्य भोगभूमि वाली स्थिति है और वो यहाँ पर जीव रहते हैं। अभी देखिए नंदीश्वर का एक मैप है अपने पास। देखिए यहाँ ये 7 द्वीप समुद्र तो इस तरह से बना दिए हैं और ये नंदीश्वर है। यहाँ ये इसकी जो एक साइड से चौड़ाई है वो यहाँ दिखाई गई है। देखिए जो कल हमने कैलकुलेट की थी 163 करोड़ 84 लाख योजन, 163 करोड़ 84 लाख योजन ये इसकी यहाँ हाइट दिखाया है, एक तरफ की विस्तार दिखाया है। अब यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है एक ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये काले काले पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये है काले रंग के पर्वत, इनका नाम है अंजनगिरी। और ये है देखिए यहाँ इधर इनका चित्र बनाया है, काले रंग की जो डॉट है ये अंजनगिरी है। 84,000 योजन ही इनकी चौड़ाई है और 84,000 योजन ही इनकी हाइट है और गोलाकार है, जैसे ढोल समझ लीजिए अपने टंकी होती है, कोई ड्रम होता है, गेहूं भरने का ड्रम होता है, जैसा वो गोलाकार होता है ढोल के समान, वैसे ये गोलाकार काले रंग के अंजनगिरी नाम के पर्वत हैं। और इस एक एक पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। 4 अंजनगिरी हैं तो अंजनगिरी से संबंधित 4 अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर हैं। और इन सभी पर्वतों की जो नींव है, ये नींव 1000 योजन की नींव है। 1000 योजन से ज्यादा नींव मध्यलोक में किसी भी पर्वत की नहीं है, क्योंकि मध्यलोक का जो एरिया है नीचे देखा जाएगा तो वो 1000 योजन तक ही है। यानी इस चित्रा पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं और इस चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन तक का हिस्सा वो मध्यलोक में है और उसके ऊपर मध्यलोक है। उस 1000 योजन के नीचे वाला जो पार्ट है फिर वहां वो मध्यलोक नहीं है। इसलिए भी जितने भी समुद्र हैं अथवा पर्वत हैं उनकी जो डेप्थ है वो 1000 योजन से ज्यादा नहीं होती है। तो ये हो गया अंजनगिरी। अब इसके बाद में क्या है कि एक एक अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 4-4 बावड़ियां हैं। एक एक जो अंजनगिरी है उस एक एक अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 4-4 बावड़ियां हैं। देखिए किस तरह से है ये। ये तो है अंजनगिरी। बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीन को हिला लें मोबाइल में तो बोर्ड दिखाई देने लग जाएगा। ये एक अंजनगिरी पर्वत है, इसकी चारों दिशाओं में कुछ थोड़ी जगह छोड़कर ये 4 ऐसी चौकोर बावड़ियां हैं। ये 4 बावड़ियां हैं इस तरह से, एक के इधर भी दूसरे के भी, चारों में। जो अपने हाथ से बनाएंगे उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा और जो खाली देखेंगे उनको नहीं आ पाएगा जल्दी से समझ में। मैं इसीलिए बना रही हूं कि आप लोग भी बना लें। ये इस तरह से चारों दिशाओं में 4-4 बावड़ियां हैं। ये बावड़ी कितनी बड़ी है? ये बावड़ियां हैं 1,00,000 योजन विस्तार वाली, 1,00,000 योजन लंबी, 1,00,000 योजन चौड़ी। 1,00,000 योजन का मतलब क्या है? जितना चौड़ा यानी जितना व्यास जम्बूद्वीप का है, जम्बूद्वीप के बराबर चौड़ाई की तो ये बावड़ियां हैं नंदीश्वर द्वीप में। अभी हमने एक दिन देखा था, मैं आज किसी से पूछती हूँ, किसी को याद है क्या? 5 चीजें देखी थी 45 लाख योजन की।
45 लाख योजन की 5 चीजें। अभी जो आप पेपर होगा ना उसमें ये आएगा आपके ढाई दीप वाला रिलेटेड। इसको एक बार मैं बंद करती हूँ। हाँ, कौन बता रहे हैं? 1 2 3 4 5, काफी लोगों को याद है। चलिए शिमला भाभी बोलिए। अरे 1 मिनट रुकिए, कहाँ गई? आप लोग बार बार में जगह बदल रहे हैं अपनी। 1 मिनट रुकिए शिमला भाभी। हाँ, अनम्यूट करिए अब। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब आ गई, अब आ गई, बोलिए। पटल नहीं, हाँ पहले पटल का इंद्रक बिल। हाँ इंद्रक विमान, इंद्रक विमान, पहले स्वर के पहले पटल का इंद्रक विमान। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 5 चीजें हैं 45 लाख योजन की। अभी 5 चीजें 1 लाख योजन की। अब 5 चीजें लिखनी है हमको 1 लाख योजन की। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहला बता सकते हैं आप लोग? आप बोल लीजिए, मुझे समझ में आ रहा था आपके लिपसिंग से। जम्बू द्वीप, बढ़िया, जम्बू द्वीप। माइक बंद करके कितना भी बोलना बोलिए आराम से मुझे समझ में आ जाता है। पहला है जम्बू द्वीप, वो 1 लाख योजन का। फिर है दूसरी और चीज हम पढ़ चुके हैं कि 1 लाख योजन की। बावड़ी तो अभी अभी पढ़ी है। इससे पहले क्या पढ़ा? सुमेरु पर्वत, बढ़िया। मोनिका अभी इशारा कर रहे हैं, सही। सुमेरु पर्वत, वो भी 1 लाख। वो 40 योजन को ऐसा ध्यान नहीं देते, उसको तो छोड़ते हैं। तो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का। तीसरी अभी पढ़ ली, ये नंदीश्वर द्वीप की बावड़ियां, ये 1 लाख योजन की हैं। चौथा है 7वें नरक का इंद्रक बिल। 7वें नरक का इंद्रक बिल, उसका नाम है अप्रतिष्ठान। अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक बिल है 7वें नरक में। नाम में कहीं कहीं चेंज भी हो सकता है, मिल जाता है। अपनी किताब में अप्रतिष्ठान ही दिया है ना। अप्रतिष्ठान ही दिया है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जैसे त्रिलोक सार में उसका नाम अवधि स्थान भी दिया है। अप्रतिष्ठान या अवधि स्थान, दोनों नाम लिख लीजिए। 7वें नरक का इंद्रक बिल, उसका नाम अप्रतिष्ठान या अवधि स्थान। और लास्ट है सर्वार सिद्धि विमान, यानी 5 अनुत्तरों में से बीच वाला विमान, उसका नाम है सर्वार सिद्धि। लिख लीजिए अभी। 5 अनुत्तर में से बीच वाला विमान, पांच अनुत्तर में से बीच वाला विमान, उसका नाम है सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि नाम तो सुना होगा कुछ लोगों ने। सरवार सिद्धि जो विमान है वो 1 लाख योजन का। यानी याद करने का क्या तरीका है? जो पहले नरक के पहले पटल वाला है और पहले सर के पहले पटल वाला है वो तो बड़ा है, 45 लाख योजन के। और जो लास्ट वाला नरक है और सबसे टॉप का स्वर्ग है, सबसे टॉप है 5 अनुत्तर, और उसमें बीच वाला जो विमान है उसका नाम है सरवार सिद्धि। वो विमान भी 1 लाख योजन का है।
तो इसको भी अपन ने वैसे मध्य लोक से लिख लिया, नहीं तो नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले नरक से शुरू करके याद करने का तरीका है, उसमें कोई क्रम तो है नहीं। ये 5 चीजें हो गई। कौन कौन सी? जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर की बावड़ी, 7वें नरक का इंद्रक बिल और अनुत्तर विमानों में से सरवार सिद्धि वाला विमान, बीच वाला विमान। 7वें नरक का इंद्रक बिल ऐसा क्यों कहा? 7वें नरक का पटल तो बताते, कौन से पटल का? 7वें नरक के कौन से पटल का? बढ़िया, कुछ लोगों को समझ में आ गया कि 7वें नरक में पटल ही नहीं है, एक ही पटल है, बहुत सारे पटल ही नहीं है, उसमें 5 ही बिल हैं, तो 4 दिशाओं में 4 बिल और एक बीच में, इसलिए कहा 7वें नरक का इंद्रक बिल, जो बीच वाला बिल है वो। बढ़िया। तो ये 4 बावड़ियां हैं चारों दिशाओं में, और ये 1-1 लाख योजन की चारों दिशाओं में बावड़ियां हैं। पूजन याद हो, अभी अपन पूजन भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी, पूजन भी पढ़ लेंगे। एक बार पहले रचना समझ लेते हैं। 4 दिशी चाल, चहु दिशा 4 वन, नहीं, 4 दिशी अमल जल भरी, ऐसा है ना, स्लिप हो गया मेरे भी दिमाग से। तो वो बावड़ियां हैं चारों दिशाओं में ये। अब ये कितनी बावड़ियां हो गई टोटल नंदीश्वर में? एक दिशा में 4, दूसरी दिशा में 4, तीसरी दिशा में 4 और चौथी दिशा में 4, तो ये हो गई 16 बावड़ियां। ठीक है। इसके बाद में ये जो बावड़ियां हैं, बावड़ियां भी एक्चुअल में अपने को तो बावड़ी की कल्पना भी क्या है, ये सब अकृत्रिम रचनाएं हैं। तो ये बावड़ियां सब समझ लीजिए कि रत्नों से बनी हुई, जो इनकी जमीन वगैरह, इनकी सीढ़ियां हैं, जैसे अपन स्विमिंग पूल बनाते हैं तो अच्छे से टाइल्स होती हैं उसमें, ऐसे बावड़ियां भी पूरी रत्नों से बनी हुई हैं, रत्नों से व्याप्त हैं, और इसमें भी कमल वगैरह हैं। इस तरह से ये बावड़ियां हैं, और इन बावड़ियों के नाम वगैरह ये सब मिलते हैं। अब इन बावड़ियों के 2-2 कोनों पर ये बावड़ियां हैं। इन बावड़ियों के बीच में, पहले ये बीच में एक पर्वत है, इन बावड़ियों के बीच में बावड़ियां हैं 1 लाख योजन की बड़ी, थोड़ी बड़ी बना देती हूं मैं यहाँ पर तो आपको अच्छे से दिखे। समझ लीजिए ये अंजनगिरी है, ये अंजनगिरी है और ये बावड़ी है, और इस बावड़ी के बीच में एक और पर्वत है, दिखाई दे रहा है? ये अभी मैंने दिखाने के लिए ऐसा बनाया है, वो बावड़ी उसी टाइप से है। ये बावड़ी के बीच में, हर बावड़ी के बीच में 1-1 पर्वत है। चारों दिशाओं में जो बावड़ियां हैं, उन चारों दिशाओं के बावड़ियों के बीच में 1-1 पर्वत फिर से है, और वो पर्वत है सफेद, सफेद पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचे और 10,000 योजन ही जमीन पे विस्तार वाले, और उन पर्वतों का नाम है दधिमुख। ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए बड़ा किया, बाकी वो चित्र वैसा ही बना हुआ था, वैसा ही बनाना है, मैंने दिखाने के लिए बड़ा किया था। तो ये बावड़ियां हैं, बावड़ियों के बीच में 1-1 पर्वत है। पर्वत कितने ऊंचे हैं? 10,000 योजन ऊंचे हैं, और 10,000 योजन ही उनका विस्तार है, और इन पर्वतों का नाम है दधिमुख पर्वत। फिर इन बावड़ियों के चारों तरफ काफी वन वगैरह हैं, बहुत अच्छे। वो वनों में जो व्यंतर और वनवासी देव हैं, उनके सबके क्रीड़ा स्थल है। क्रीड़ा स्थल है मतलब वो वहां पर आउटिंग, पिकनिक मनाते हैं, वहां सब रहते हैं। इस तरह से यहाँ इनके चारों तरफ वन है। और फिर इन जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ियों के आउटसाइड वाले 2-2 कोनों पर, ये जैसे ये समझ लीजिए यहाँ तक है नंदीश्वर द्वीप, तो ये आउटसाइड वाले 2-2 कोनों पर फिर 2-2 पर्वत हैं। इस तरह से समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आया? फिर से बना के बताती हूँ, ये पूरा साफ करके फिर बनाती हूँ। केवल एक दिशा का चित्र बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये बीच में है अंजनगिरी, ये बीच में अंजनगिरी है, फिर चारों तरफ
चारों तरफ बावड़ियां हैं। ये बावड़ी के बीच में एक एक दधिमुख पर्वत है और इस दधिमुख पर्वत पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। एक अकृत्रिम जिनालय अंजनगिरी पर, और अंजनगिरी कितने हो गए थे? 4 दिशा के 4। अब ये दधिमुख पर्वत है, एक दिशा में 4 हैं, तो चारों दिशाओं के हो गए हैं 16 दधिमुख। इन पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। बीच में अंजनगिरी, उस पर एक अकृत्रिम जिनालय, और फिर चारों तरफ बावड़ियां हैं। बावड़ी के बीच में पर्वत है दधिमुख नाम का, और उस पर्वतों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। अब ये जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ी के कोनों पर यहाँ फिर से पर्वत हैं। ये एक कोने का समझ में आ रहा है, एक बावड़ी का। ये 2 कोने हो गए। बावड़ी चौकोर है तो उसके 2 कोने हो गए बाहर की तरफ। तो एक कोने पे इधर, एक कोने पर इधर। ये 2 पर्वत हैं लाल रंग के, इनका नाम है रतिकर। लाल रंग के रतिकर पर्वत हैं और ये 1000 योजन ऊंचे और 1000 योजन चौड़े हैं। तो ये एक बावड़ी के कोने पर 2 पर्वत, फिर दूसरी बावड़ी के कोने पर फिर से 2 पर्वत, फिर तीसरी बावड़ी के कोने पर फिर से 2 पर्वत, और चौथी बावड़ी के कोने पर फिर से 2 पर्वत। बीच में अंजनगिरी है। 4 दिशा में बावड़ियों के बीच में 4 दधिमुख पर्वत हैं, और हर बावड़ी के 2 कोने पर, हर एक कोने पर एक पर्वत, दूसरे कोने पर दूसरा पर्वत। तो ऐसे 8 कोनों पर 8 रतिकर पर्वत हैं, और हर पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। भाई पंखा बंद कर दो, आवाज आ रही, बंद कर दो। ठीक है, अभी किसको समझ में नहीं आया? रतिकर पर्वत समझ में आ गए सभी को? देखिए, कोने अपने को 4 दिख रहे हैं, लेकिन बाहर वाले कोने पर अपने को देखना है जो बाहर की तरफ है। ठीक है, अभी हम चित्र में देख लेते हैं और उसमें समझ में आ जाएगा। ये जो रतिकर पर्वत है, ये 1000 योजन ऊंचे, 1000 योजन चौड़ाई वाले हैं, और जो अंजनगिरी थे वो 84,000 योजन ऊंचाई वाले थे। दधिमुख 10,000 योजन ऊंचाई वाले, और रतिकर हैं वो 1000 योजन ऊंचाई वाले। देखिए, ये यहाँ पर पहले इनकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। ये अंजनगिरी है 84,000 योजन ऊंचे, और इस पे अकृत्रिम जिनालय है। फिर दधिमुख है, सफेद रंग के हैं, 10,000 योजन ऊंचाई, 10,000 योजन चौड़ाई, और इस पर भी अकृत्रिम जिनालय है। नींव इसकी भी 1000 योजन ही है। रतिकर पर्वत है लाल रंग के, 1000 योजन ऊंचाई है, 1000 योजन चौड़ाई है, और इसकी नींव है 250 योजन। क्योंकि 1000 योजन ही ऊंचे पर्वत हैं, तो 1000 योजन ही नींव हो, ऐसा नहीं होगा। तो नींव होती है जनरली जितनी हाइट है उसका 1/4 नींव होती है, लेकिन यदि वो 1/4 1000 से ज्यादा आएगा तो फिर 1000 योजन की नींव होती है। ऐसा इसमें नियम होता है। तो जितनी हाइट है उसका 1/4 नींव होती है। जितने भी पर्वत हैं, सामान्य जनरल नियम है, किसी किसी में कोई ऐसा एक्सेप्शन हो तो वो बात अलग है, पर जनरली जितनी नींव है उसकी जितनी हाइट है उसकी 1/4 नींव होती है। और अगर वो 1/4 से 1000 से ज्यादा आता है तो फिर 1000 योजन की ही नींव होती है, ऐसा नियम है। अभी देखिए, ये
पूर्व दिशा में है हम, नंदीश्वर की पूर्व दिशा में। और यहाँ पूर्व दिशा में आप लोग ऐसा सोचिए मन में कि इतना बड़ा वो द्वीप है, 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार वाला, और वहां हम पहुंच गए हैं। और ये बीचों बीच एक 84,000 योजन ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है, काले रंग का पर्वत है। और उस पर्वत पे ऊपर करके देखेंगे, इतना ऊंचा है ना 84,000 योजन का, तो एक अकृत्रिम जिनालय हमको दिखाई दे रहा है। इस अंजनगिरी के चारों तरफ ये ब्लू कलर की यहाँ 4 बावड़ियां दिखाई गई हैं। ये चारों दिशाओं में 1 लाख योजन विस्तार वाली 4 बावड़ियां हैं। इन बावड़ियों के बीच में थोड़ा व्हाइट सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट है 4 दधिमुख पर्वत। और इन दधिमुख पर्वतों के ऊपर भी अकृत्रिम जिनालय है। इन सभी अकृत्रिम जिनालों की हम यहीं से भावपूर्वक वंदना करते हैं। फिर ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी के चारों तरफ ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है चारों तरफ वन। ये वन बनाए हैं, इनके सबके वनों के भी नाम अलग अलग हैं, किस चीज के वन हैं। और कोई सप्तपर्ण का है, कोई आम्र का है, कोई इस तरह से अलग अलग इनके ये वन हैं। और फिर ये जो 2 कोनों पर ये एक एक डॉट दिखाई दे रही है, ये डॉट है ये रतिकर पर्वत। इस तरह से 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो एक दिशा में टोटल कितने अकृत्रिम जिनालय हो गए? 1 अंजनगिरी का, 4 दधिमुख के और 8 हो गए रतिकर के। एक दिशा में 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 5 और 8 रतिकर, मतलब 13 जिनालय एक दिशा में हो गए। ऐसे ही 13 जिनालय ये पूर्व में हुए, ऐसे ही 13 जिनालय ये दक्षिण में है, और ऐसे ही 13 जिनालय पश्चिम में है, और ऐसे ही 13 जिनालय है उत्तर में। तो 13 13 13 13 यानी 13 फोजा, 13 चौकू 52, 52 अकृत्रिम जिनालय ये नंदीश्वर द्वीप में होते हैं। नंदीश्वर के 52 जिनालय अर्घ चढ़ाते हैं। नंदीश्वर द्वीप स्थित 52 जिनालयभ्यो अर्घम निर्पामिति स्वा। तो ये 52 इस तरह से नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालय होते हैं, और ये सभी जिनालय पर्वतों के ऊपर हैं। देखिए ज्यादातर आप देखेंगे तो जिनालय पर्वतों के ऊपर ही हैं। एक वो वृक्षों के ऊपर है, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष के ऊपर। बाकी ये जो अकृत्रिम जिनालय जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, वो अधिकतर जिनालय पर्वतों के ऊपर ही होते हैं। तो इस तरह से ये रचना है। ये रचना किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप हाथ खड़ा करें, नहीं तो फिर अपन जयमाला से पढ़ते हैं। हाँ रश्मि जी, क्या नहीं समझ में आया? अनम्यूट करिए। मेरे को एक बार ये जो रतिकर आपने बताया ना, हाँ रतिकर वो दो एक तरफ, दो एक तरफ, दो एक तरफ, दो मतलब 2 2 4 8 हो गए। हाँ, एक दिशा में 8। हाँ 8 हो गए। हाँ, 8 के ऊपर कितने जिनाले हो गए? 1 के ऊपर 1, तो 8 के ऊपर 8। एक पर्वत पे 1 जिनालय। अच्छा, वो गोल गोल पर्वतों पे 1 जिनालय। हाँ हाँ चित्रा आंटी बोलिए। हाँ 8 एक तरफ, 8 एक तरफ, 8 एक तरफ, 8 एक तरफ, मतलब एक दिशा में 8 हो गए टोटल रतिकर। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे भी संख्या निकालनी है। नंदीश्वर में अंजनगिरी कितने हैं? तो 4। दधिमुख कितने हैं? 16। और रतिकर कितने हैं? तो रतिकर होंगे 32। एक दिशा में 8 है, एक दिशा में 8 है, फिर दूसरी दिशा में 8, तीसरी में 8, चौथी में 8, तो ऐसे रतिकर हो जाएंगे 32। तो इन सबको प्लस करेंगे तो भी 52 आएंगे। पर्वतों मतलब जिनालयों से अलग अलग निकालेंगे, और एक दिशा के निकाल के 4 से गुणा कर लेंगे तो भी 52 आएंगे। चित्रा आंटी बोलिए। बंद कर लिया आपने आवाज, अब चालू करिए। 250 योजन। भारती आंटी बोलिए। अरे अनम्यूट ही था। अभी आप हाथ, हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे ये रतिकर पर्वत जो है ये बावड़ी के बीच में है, तो बावड़ी के बीच में उसका नींव कैसे जाएगा? दधिमुख बावड़ी के बीच। हाँ दधिमुख का कह रही हूँ, तो
वो बावड़ी का डेप्थ तो कितना भी हो, पर्वत की नींव चली जाएगी नीचे, और बावड़ी की भी डेप्थ उतनी है। बावड़ी की भी डेप्थ 1000 योजन की है और पर्वत की भी। वो सब अकृत्रिम रचनाएं हैं, अपने को पानी में भी होते हैं ना ऐसे पर्वत वगैरह, तो वो नींव बनती है बराबर। पानी तो चारों तरफ है, वहां जहाँ पर्वत है तो नीचे नींव में जाकर भी तो वो पर्वत ही होगा ना, सॉलिड, वहां पर भी तो वही होगा, नीचे जाके पानी थोड़ी ना हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए, बावड़ी कुंड अपन बोलते हैं, लेकिन 1 लाख योजन बड़ा है वो। ठीक है, हाँ, सरोवर उसमें क्या फर्क है? हाँ, बावड़ी का मतलब है जहाँ पानी भरा रहता है और उससे और कहीं बाहर निकल नहीं रहा है, वो बावड़ी कहलाती है, उस टाइप से। और एक चीज और, हाँ बोलिए, तिर्यंश पूरे मध्यलोक में रहते हैं, पूरे मध्यलोक में। वो एक जगह से जहाँ से तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं उसमें तिर्यंश नहीं है ना? नहीं, वो जो कहा ये जलचर जीव नहीं है। जिस जल से तीर्थंकरों का अभिषेक हो रहा है, अकेला उसी में नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर के जितने भी असंख्यात समुद्र हैं, लास्ट वाले समुद्र को छोड़कर, लास्ट वाले समुद्र की बात अलग करेंगे हम, यानी मानुषोत्तर पर्वत से लेकर और लास्ट वाला जो समुद्र आता है स्वयंभू रमण समुद्र, उससे पहले स्वयंभू रमण द्वीप, उससे पहले तक, यानी लास्ट वाले द्वीप और समुद्र से पहले तक, 2.5 द्वीप के आगे और लास्ट वाले द्वीप और समुद्र को छोड़कर इतने, उसके बीच में जितने भी समुद्र आ रहे हैं, उन समुद्रों में जलचर जीव नहीं है। जलचर का मतलब होता है पानी में रहने वाले, मछलियां। तो तिर्यंश तो हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये बैल, ये सब होंगे ना। थलचर, हाँ, थलचर जीव होते हैं। देखिए अपन ने भोगभूमि की रचना पढ़ते समय पढ़ा था, जब हम स्वरूप समझ रहे थे कालचक्र में। ये क्या हुआ, जब हम कालचक्र वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, भोगभूमि की स्वरूप हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था भोग भूमियों में थलचर जीव और नभचर जीव होते हैं, जलचर जीव नहीं होते। तो क्योंकि हमने अभी एक बात और आपको बताई कि आगे 2.5 द्वीप के बाहर सारी भोग भूमियां हैं, जगन्य भोग भूमि है, तो फिर वहां पर थलचर जीव होंगे, नभचर जीव होंगे, लेकिन जलचर जीव नहीं होंगे। इतना तो समझ में आता है थलचर क्या है, नभचर क्या है। जो जमीन पे चलते हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बैल, ये सब तो थलचर हैं। और जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी, चिड़िया, कबूतर, समझ लीजिए बाज, ये जो भी ईगल वगैरह, ये जो भी हैं, ये सब कहलाते हैं नभचर। और जलचर होते हैं मछलियां, मगरमच्छ, ये सब कहलाते हैं जलचर। तो जलचर जीव नहीं है, यानी पानी में मछलियां वगैरह, मेंढक, केकड़े, ये सब कुछ भी वहां पानी में नहीं होते हैं। हाँ, और किसी को, हाँ बीना भाभी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अंजनगिरी की नीर 1000 योजन, और दधिमुख की भी 1000 योजन। दोनों के बराबर। सेंटर वाले पर्वत का क्या नाम है जो बीच में है? अंजनगिरी। नहीं, बीच में भी तो है, अंजनगिरी के अलावा भी जो गोला बनाया है वो पर्वत नहीं है। देखिए ये जो गोला वो पहले मैंने बनाया था, वो तो द्वीप समुद्रों का बनाया था। अभी देखिए ये अंजनगिरी है, ये एक दिशा का रचना बना रखी है, ये अंजनगिरी है। फिर ये बावड़ी के अंदर 4 दधिमुख हैं और ये बाहर वाले कोनों पर रतिकर पर्वत है। ठीक है, बोलिए रश्मि जी। आपका म्यूट ही अनम्यूट नहीं हुआ। आयुषी जी आप बोलिए तब तक। हाँ, एक एक पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। एक नक्शे में बताइए, एक बार नक्शे में बताइए। ठीक है,
देखिए एक एक देखिए अपने को पर्वत समझ में आ गए। तो एक पर्वत पर एक जिनालय है, तो ये अंजनगिरी है। मैं थोड़ा छोटा करती हूँ इसको। ये देखिए ये एक दिशा में एक अंजनगिरी है, दूसरा तीसरी दिशा में तीसरा, चौथी दिशा में चौथा। तो ये 4 अंजनगिरी पे 4 अकृत्रिम जिनालय। फिर इसके बाद में दधिमुख पर्वत है बावड़ी के अंदर, तो एक दिशा में 4 दधिमुख पर्वत हैं अंजनगिरी के चारों तरफ। तो ये हो गए 4। एक दिशा में 4 दधिमुख, दूसरी दिशा में भी 4 दधिमुख, तीसरी में भी 4, चौथी में भी 4, तो ये 16 हो गए। और फिर एक एक दधिमुख के यानी एक एक बावड़ी के दोनों कोनों पर 2-2 रतिकर पर्वत हैं। तो एक दिशा में 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, एक दिशा में हो गए 8 रतिकर पर्वत। तो एक रतिकर पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय। तो एक दिशा में 8 है, दूसरी दिशा में भी 8, तीसरी में भी 8, चौथी में भी 8, ऐसे 32 हो गए रतिकर। तो 32 हो गए अकृत्रिम जिनालय रतिकर से संबंधित। तो इस तरह से ये हो गए 32, 16 और 4। तो ये सब प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 52, 52। समझ में आ गया? आयुषी जी आपको आ गया? हाँ ये काउंटिंग वाले हैं, इनको प्लस करेंगे। अभी हमने 398 किए हैं ना, उसमें ये 52 प्लस करेंगे। अपने को पहुंचना है 458 पर, 458। तो ये प्लस होंगे उसमें। हाँ मोनिका भाभी बोलिए। मोनिका भाभी 1 मिनट रुकिए आप। क्या मोनिका भाभी बोलिए। भाभी जैसे वो कह रहे हैं ना कि जलचर जीव मतलब द्वीप में जलचर जीव मतलब द्वीप में ये सारे त्रियंज रहेंगे और जो समुद्र है उसमें जलचर जीव नहीं रहेंगे। हाँ हाँ यही मतलब है। हाँ अब बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जो 84,000 हाइट है उसमें ऐड मतलब ऊपर में 83,000 है। नहीं 84,000 योजन ऊपर है, नींव 1,000 योजन की अलग है। तो मतलब वैसे 85,000। हाँ लेकिन वो 84,000 योजन ही ऊंचाई कही जाती है, 85 नहीं बोलते हैं, 84,000 योजन ही ऊंचे बोलते हैं। देखिए यहाँ ये चित्र में दिखाया है, देखना आप लोग देखना चाहे तो देख लीजिए। ये ब्लू कलर में वापी है, इसके बीच में व्हाइट कलर में दधिमुख पर्वत है और इसके चारों तरफ ये वन दिखाए हैं, आम्र वन, अशोक वन, सप्तपर्ण वन और चंपक वन, ऐसे वन है। ये वनों के नाम हैं, जिस तरह के वृक्ष उसमें होते हैं। 16 ही वन अलग अलग टाइप के हैं, उस तरह से वहाँ वन है। और फिर ये यहाँ 2 पर्वत दिखाए हैं, रतिकर पर्वत, इस तरह से। और इसमें अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं ये मैप डाल दूंगी ग्रुप पे, अभी आप लोग बाद में भी देख सकेंगे अच्छे से, अभी ग्रुप पे डाल दूंगी। हाँ और किसी को कोई प्रश्न है? फिर अपन टाइम तो हो गया अपना। हाँ चमेली आंटी बोलिए। हाँ 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 जितनी ऊंचाई है उतनी ही चौड़ाई है। नींव 1,000 योजन। दधिमुख की ऊंचाई 10,000 योजन ऊंचाई है, 10,000 योजन चौड़ाई है और 10,000 योजन जितनी लंबाई है यानी जितनी ऊंचाई है उतनी ही चौड़ाई है, सभी तीनों ही पर्वतों की। नींव 1,000 योजन। रतिकर की 1,000 योजन की ऊंचाई है, 1,000 योजन की चौड़ाई है और 250 योजन की नींव है। हाँ चित्रा आंटी बोलिए।
नहीं, मैंने तो केवल दिखाने के लिए दिखाए थे, वन है ऐसा। याद आपको केवल ये पर्वत कौन कौन से हैं, कितने ऊंचाई वाले हैं और कहाँ पर हैं, और उन पे एक एक अकृत्रिम जिनालय है, वो बात याद करनी है। बोलिए सुधा जी बोलिए। अभी बताइए, अभी मैंने बताया था कैसे हैं। ढोल समान गोल कहा था ना, ढोल जैसे ड्रम होता है अपना, वैसे सारे ही पर्वत ढोल के समान, सारे ही पर्वत। वो अभी अपन वो जयमाला लेने वाले थे ना, इसलिए उसमें आने वाला था, कल लेंगे, अभी टाइम हो गया, फिर बहुत देर हो जाएगी। बावड़ियों की डेप्थ 1000 योजन। ये सारे ही पर्वत गोलाकार हैं, ढोल के जैसे गोल हैं, और ऊपर से नीचे तक एक से ही हैं, एक से, यानी कोई उनमें कमती बढ़ती तिरछापन ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे नीचे से ऊपर तक एक समान विस्तार वाले हैं, सब एक से हैं। आप लोगों ने कई जगह रचनाएं देखी होंगी अपने तीर्थ क्षेत्रों पर, बहुत जगह नंदीश्वर की रचनाएं बनी होती हैं, और उसी कलर के पर्वत बनाकर उस पे भगवान विराजमान करते हैं। शिखर जी में है, और भी बहुत सारी जगह पर है, सोनागिरी वगैरह में भी है। तो बीच वाला अंजनगिरी काले रंग का होता है, उसके 4 दिशा में, वहां बावड़ी नहीं बनाते हैं, वहां 4 दिशा में 4 रतिकर पर्वत बनाते हैं, सफेद रंग के, सॉरी दधिमुख बनाते हैं सफेद रंग के, और फिर दधिमुख के 2 साइड में 2 लाल रंग के रतिकर पर्वत बनाते हैं। इस तरह से वो नंदीश्वर की रचना होती है। अनेक जगहों पर चित्र भी मंदिरों में होते हैं। फिर से आप ख्याल से ध्यान से देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा। हाँ, बहुत जगह पर बने हुए, हाँ बहुत जगह पर बने हुए हैं। तो चलिए, हाँ चलिए, और किसी को प्रश्न है? हाँ शशि जी बोलिए। नहीं, इसीलिए मैंने ज्यादा बताई नहीं डिटेल, बस वो थोड़ा सा आपको स्वरूप बताने के लिए इतना सा कहा था कि वो रत्नों की है, बाकी बस 1 लाख योजन की बावड़ी है, इतना ही। पर्वतों के लिए ऐसा मणि में तो नहीं आता है, बावड़ियों के लिए आता है। बावड़ियों की जो सीढ़ियां वगैरह हैं, जो दीवारें हैं, वो सब रत्न में, मणि में है। हाँ नहीं, जलचर जीव कहीं भी नहीं है। पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में अब जलचर जीव है ही नहीं, पानी में जीव नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है तो वो भारती आंटी को प्रश्न खत्म नहीं होते, बोलिए। हाँ बोलिए, चालू है आपकी आवाज। हाँ, सब जगह भी देखिए, देवों को क्योंकि विक्रिया वृद्धि होती है तो उत्पन्न तो वही होते हैं जो खर और पंख भाग है। भवनवासी और व्यंतर देवों की उत्पत्ति स्थान तो वही है, उत्पन्न वो वही होते हैं। उसके बाद में क्योंकि विक्रिया की शक्ति भी होती है, तो वो वहां भी रहे एक शरीर से, और दूसरा शरीर बना के मध्य लोक में भी रहे, ऐसा भी पॉसिबल है। और नहीं तो खुद भी पूरे यानी विक्रिया नहीं भी करें, मूल शरीर सहित, वैसा तो ऐसा कहा जाता है कि मूल शरीर वहीं रहता है, और जो इधर उधर जहां भी जाते हैं तो विक्रिया के माध्यम से ही जाते हैं। तो लेकिन यहाँ मध्य लोक में भी वो परमानेंटली रहते हैं। ये सब जगहों पर, ये पर्वतों पे उनके देवों के नाम होते हैं। ये इसका अधिपति देव ये है, इस समुद्र का अधिपति देव ये है, इस वृक्ष का अधिपति देव ये है। वो तो मैंने आपको ज्यादा बताई नहीं, जितनी बताई उसी में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम ही बताऊंगी जितना अभी आवश्यक है। वो देव वगैरह वो सब उनके एक एक, जैसे जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र का, पूरे लवण समुद्र का एक अधिपति देव होता है, फिर उसके अंदर में और होते हैं। ऐसे आगे आगे भी समुद्रों में ये जो पर्वत हैं, तो हर पर्वतों पे, जैसे अपन ने हिमवन पर्वत पे देखा इतनी सारी 11 कूटे हैं,
तो उसमें से 10 कूटों पे सब वो देवों की हैं, उनके देवों के नाम के आधार पे नाम है उनके। तो इस तरह से वो सब वहां रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं। हाँ, देवियां भी होती है। कुछ जगहों पर देवियों के आधिपत्य है, जैसे वो कमलों में तो देवियों का आधिपत्य है, कुछ जगह पर देवों का है। ऐसे अलग अलग जगह सबका इस तरह से होता है। बोलिए अनीता आंटी। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, युगलिया ही पैदा होते हैं, बिल्कुल। स्वयंभू रमन की बात अपन आगे करेंगे, वहाँ भोग भूमि नहीं है। हाँ शिमला भाभी बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही नहीं है, मतलब बहुत सारे कमल वगैरह वो फूल वहाँ पर हैं। ऐसा संख्या अभी अपने को नहीं जाननी, अभी वही वाले कमल ठीक है। चलिए शशि जी बोलिए। देखिए, सामानिक और पारिषद ये देवों की पोस्ट है। सामानिक और पारिषद ये देवों की, मैं समझ गई आपका प्रश्न, मैं बताती हूँ। ये देवों की पोस्ट है। ये ऐसा नहीं है कि भवनवासी है, व्यंतर है, ज्योतिष है, वैमानिक है। चारों ही प्रकार के देवों में ये पोस्ट होती है। चारों ही प्रकार के देवों में, वही मैं कह रही हूँ, आप सुनिए। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, आप 1-2 मिनट चुप रहिए, तो फिर वो मेरी आवाज प्रॉपर आ जाएगी। दोनों बोलते हैं तो नहीं आ पाती है। हाँ, अदरवाइज मत लीजिएगा, मतलब आवाज के लिए ही बता रही हूँ मैं। ये देवों की पोस्ट होती है। अभी हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे ना, तो वहाँ शुरू में ही है इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किलविषक। ये 10 टाइप होते हैं देवों में। मतलब टाइप मीन्स 10 पोस्ट होती हैं। जैसे हमारे घर में भी या हमारे स्कूल में समझ लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ऑफिस में एक बॉस होता है, फिर कोई उससे नीचे वाले एक होते हैं, कुछ बराबरी के होते हैं, फिर कुछ 4th क्लास होते हैं। ऐसा जो विभाजन होता है, ऐसा जो डिवाइडेशन होता है, ऐसा वहां देवों में भी है। तो चारों ही प्रकार के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। इन चारों प्रकार के देवों में ये विभाजन होते हैं। लेकिन व्यंतर और ज्योतिषों में 8 विभाजन होते हैं और बाकी के 2 में 10 विभाजन होते हैं। तो ये सामानिक और पारिषद उनकी पोस्ट है। तो वो जो देवियां रहती हैं वो सामानिक यानी अपनी बराबरी वाले, और पारिषद कहलाते हैं मंत्रिमंडल जैसे। तो वो अपनी बराबरी वाले देवों और मंत्रिमंडल वाले देवों के साथ में वहां रहती हैं। और ये होती भवनवासी हैं, सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलती हैं। एक सौधर्म इंद्र की, एक ईशान इंद्र की, इस तरह से उनकी आज्ञा में रहते हैं। अब आपको पूछिए, अब कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए। अरे बंद कर लिया आपने, पूछना है? ठीक। और किसी के हैं? अनुज बोलिए। मैम, ये इतने सारे द्वीपों में नंदीश्वर द्वीप को ही क्यों मतलब इतना समझाया हुआ है? तो इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ अकृत्रिम जिनालय हैं, 52 अकृत्रिम जिनालय। देखो हमारी इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं, बाकी तो सब एक से हैं। बाकी सारे द्वीपों में जहाँ जिनालय नहीं है उनसे अपने को क्या मतलब? वहाँ तिरंचों को मिलने कौन जाता है? देवलोक भी कोई तिरंचों को मिलने जाते नहीं है। और यहाँ नंदीश्वर में तो मनुष्य तो जा नहीं सकते। देवलोग यहाँ पर विशेष जो धर्म के प्रति समझ लीजिए उत्साही हैं, वो यहाँ आराधना करते हैं अष्टानिका में विशेष रूप से 24 घंटे, क्योंकि वहां तो सोने होने का काम नहीं देवों को। तो 24 घंटे यहाँ पूजन पाठ भक्ति आदि करते हैं, इसलिए इसकी विशेषता है। जहाँ अकृत्रिम जिनालय है, अभी हम इस 8वें द्वीप के बाद चलेंगे 11वें द्वीप में। वहां क्यों चले? 9वां 10वां क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 9वें 10वें में अकृत्रिम जिनालय नहीं है, 11वें में है, उसके बाद में 12वें में नहीं है, 13वें में है। तो जहाँ जहाँ अकृत्रिम जिनालय है वहां वहां हम जाएंगे। हम समय शिखर जी जाते हैं, बीच में रास्ते में बहुत सारे आते हैं शहर,
लेकिन हमारा तीर्थ क्षेत्र जहाँ है हम वहां जाते हैं, उसकी विशेष महिमा होती है। तो ये सब तीर्थ क्षेत्र हैं हमारे लिए, वंदना करने की स्थान है, इसलिए उनकी विशेष महिमा है। चलिए भाई, एक आध प्रश्न लास्ट लेते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। चमेली आंटी बोलिए। तो सुमेरु पर्वत का व्यास थोड़ी ना 1 लाख, सुमेरु पर्वत की तो हाइट है ना। चलिए 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 पूरा करें, अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।